India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की पुस्तक पर जताई आपत्ति। पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का उल्लेख। प्रधान न्यायाधीश ने स्वतः संज्ञान लिया मामला, कहा न्यायपालिका को बदनाम करने नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी और एनसीएलटी के फैसलों को किया खारिज, कहा डिबेंचर ट्रस्ट डीज की शर्तों को नजरअंदाज नहीं किया गया। 600 करोड़ रुपए के डिबेंचर पर चूक का मामला था। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्यवाही पर लगाई रोक। हाई कोर्ट ने सोरेन की याचिका को किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने यादव जी की लव स्टोरी के खिलाफ दायर याचिका की रद्द, कहा फिल्म का टाइटल नकारात्मक नहीं है, यादव समुदाय को गलत तरीके से नहीं दर्शाया गया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित कक्षा 8 की नई सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक के कुछ अंशों पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का उल्लेख है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया है। बार और बेंच सभी परेशान हैं, सभी उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश परेशान है। मैं इस मामले को स्वतः संज्ञान में लूंगा। मैं किसी को भी इस संस्था को बदनाम नहीं करने दूंगा। कानून अपना काम करेगा। सीजेआई कांत ने कहा कि सूर्य न्यायमूर्ति जय माल्या बागची ने इसे संविधान की मूल संरचना पर हमला बताया। यह पुस्तक मूल संरचना के खिलाफ जाती है। न्यायाधीश ने कहा। सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक खंड है, जो हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका पर एक अध्याय का हिस्सा है। अध्याय में न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों के रूप में न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार और जजों की अपर्याप्त संख्या, जटिल कानूनी प्रक्रियाएं और खराब बुनियादी ढांचे के कारण मामलों का भारी बैकलॉग का उल्लेख है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को इस बारे में सूचित किया। एनसीईआरटी कक्षा 8 के छात्रों को न्यायिक भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ा रहा है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। हम यहाँ बार के लिए हैं, उन्होंने ये कहा। सीजेआई कांत ने तब खुलासा किया कि संज्ञान लिया गया है। संस्था के प्रमुख के रूप में मैंने अपना कर्तव्य निभाया है और मैंने संज्ञान लिया है। यह एक गणना की नई चाल लगती है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, न्यायाधीश कांत ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी और एनसीएलएटी के फैसलों को खारिज करते हुए कहा कि उनके निष्कर्ष अनुमानों और अटकलों पर आधारित थे और कानून के अनुसार पूरी तरह से असंगत थे। यह मामला कैसिलिट ट्रस्टीशिप लिमिटेड द्वारा ईस्ट रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर एक दिवाला आवेदन से संबंधित है, जिसमें 600 करोड़ के रेडीमेबल नॉन कॉन्वर्टेबल डिवेंचर पर चूक का आरोप लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीएलटी और एनसीएलएटी ने 27 मार्च 2018 के डिवेंचर ट्रस्ट डीड की बाध्यकारी शर्तों को नजरअंदाज करने में गलती की। ट्रिब्यूनल ने कॉर्पोरेट डेब्टर के इस दावे को स्वीकार कर लिया था कि एक लेनदार के साथ पुनर्गठन चर्चा ने 18 महीने की रोक लगा दी थी, जिससे चूक को नकार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक दृष्टिकोण कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण था। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि डिबेंचर ट्रस्ट डीड में संशोधन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डिबेंचर धारकों की औपचारिक मंजूरी और लिखित सहमति आवश्यक है, जिसका पालन नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एनसीएलटी और एनसीएलएटी ने
बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को नजरअंदाज किया जिसमें लेनदारों को डिबेंचर ट्रस्ट डीड को लागू करने से रोकने से इनकार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी और की इस टिप्पणी को भी खारिज कर दिया कि डिबेंचर ट्रस्टी और डिबेंचर धारकों के बीच मिली भगत थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रस्टी के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को अलग रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूर्व विवाद जैसी अवधारणाएं वित्तीय ऋणदाताओं द्वारा दायर किए गए धारा 7 के तहत आवेदन पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी और एनसीएलटी के आदेशों को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि दिवाला याचिका को एनसीएलटी द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए और आगे की कानूनी कार्यवाही के अनुसार होनी चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक दिया है। यह मामला ईडी के समन को जानबूझकर नजरअंदाज करने के आरोप से संबंधित है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की बेंच ने रांची के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष चल रही कार्यवाही को रोक दिया है। ईडी ने सोरेन के खिलाफ समन की कथित उल्लंघन के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज की थी। बेंच ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए सोरेन की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। ईडी के वकील ने कहा कि सोरेन ने 7 समन भेजने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए। सोरेन के वकील मुकुल रोहतगी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सोरेन 3 बार उपस्थित हुए थे और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ईडी के वकील ने यह भी कहा कि सोरेन ने 1 साल बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। जब मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया था, हाईकोर्ट ने सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि यह एक तथ्यात्मक मामला है जिसका परीक्षण ट्रायल में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रोकते हुए ईडी को कहा कि वे अपने प्रयासों को प्रभावी ढंग से केंद्रित करें। सीजीआई ने कहा, कल हमने अखबार में पढ़ा, आपने बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज की हैं। आपने प्रयासों को केंद्रित करें और उन शिकायतों पर ध्यान दें, जिससे कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। न्यायमूर्ति बागची ने कहा, प्रभावी अभियोजन पर ध्यान दें। इन मामलों में आतंक फैलाने की कोशिश की जा रही है, उद्देश्य पूरा हो गया है। गौरतलब है कि ईडी ने सोरेन के एक सहयोगी के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसके पास से 8.86 एकड़ जमीन से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए थे, जो कथित तौर पर सीएम के नाम पर थे। ईडी ने सोरेन पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत समन जारी किया था, लेकिन उन्होंने उपस्थित नहीं हुए। बाद में उन्होंने 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता का आरोप था कि फिल्म का टाइटल यादव समुदाय को नकारात्मक तरीके से पेश करता है, लेकिन कोर्ट ने इसे पूरी तरह बेबुनियाद बताया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने कहा कि टाइटल में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो यादव समुदाय को गलत तरीके से दर्शाता हो। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि फिल्म का नाम किसी भी तरह से यादव समुदाय को अपमानजनक तरीके से चित्रित नहीं करता है। उन्होंने घूसखोर पंडित फिल्म के मामले का हवाला देते हुए कहा कि उस मामले में घूसखोर शब्द का इस्तेमाल समुदाय के लिए नकारात्मक अर्थ में किया गया था, लेकिन यादव जी के लव स्टोरी के टाइटल में ऐसा कोई नकारात्मक अर्थ नहीं है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि टाइटल से यादव समुदाय के प्रति गलत रूढ़िवादी छवि बनती है और इसे बदलना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि फिल्म काल्पनिक है और ऐसी चिंताएं बेबुनियाद है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की सलाह दी कि उन्हें ऐसी चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए और फिल्म को देखने के बाद अगर कुछ आपत्तिजनक लगता है तो फिर से कोर्ट आ सकते हैं। फिल्म यादव जी की लव स्टोरी 27 फरवरी 2026 को रिलीज होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर में उम्र और पितृत्व के प्रमाण के लिए माध्यमिक प्रवेश पत्र को माध्यमिक पास प्रमाण पत्र के साथ जमा करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि माध्यमिक प्रवेश पत्र को माध्यमिक पास प्रमाण पत्र के साथ जमा किया जा सकता है, ताकि उम्मीदवार के माता पिता की उम्र और पितृत्व की पुष्टि की जा सके। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि 24 फरवरी के आदेश में उल्लेखनिक दस्तावेज जो 14 फरवरी से पहले प्राप्त हुए थे लेकिन अपलोड नहीं किए गए थे, उन्हें संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रार
अधिकारी असहायक निर्वाचन रजिस्टर अधिकारी द्वारा कल शाम 5 बजे तक न्यायिक अधिकारियों को सौंप दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचौली की बेंच ने आदेश दिया। चुनाव आयोग के वकील दामा शेदाद्री नायडू ने कोर्ट में कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे, जिसके बाद यह आदेश पारित किया गया। नायडू ने कहा कि माध्यमिक कार्ड को केवल उम्र निर्धारण के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए, न कि एक स्वतंत्र दस्तावेज के रूप में। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि माध्यमिक कार्ड में पिता का नाम और जन्म तिथि होती है, इसलिए इसे पास प्रमाण पत्र के साथ जमा किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि माध्यमिक प्रवेश पत्र इसके पास प्रमाण के साथ जमा किया जा सकता है, ताकि उम्मीदवार के माता पिता की उम्र और पितृत्व की पुष्टि की जा सके। यह आदेश पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष तीव्र संशोधन के लिए लागू होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली पुलिस को परिसर में विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। यह आदेश न्यायाधीश जसमीत सिंह ने पारित किया और मामले को सार्वजनिक हित याचिका से निपटने वाली बेंच को स्थानांतरित कर दिया। डीयू ने 17 फरवरी 2026 को एक अधिसूचना जारी कर परिसर में सभी विरोध प्रदर्शनों पर 1 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। यह निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इक्विटी गाइडलाइंस को लेकर हाल के छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई झड़पों के बाद लिया गया था। याचिकाकर्ता उदय भदौरिया, जो डीयू के लॉ फैकल्टी के छात्र हैं, इन्होंने तर्क दिया कि यह प्रतिबंध असंवैधानिक है और यह एकेडमिक प्रवचन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। याचिका में कहा गया है कि आदेश अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता है, जो समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर बेंच में आसाराम बापू बनाम राजस्थान राज्य पर सुनवाई हुई। यहां आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। यह मामला जोधपुर के मड़ाई आश्रम में 15-16 अगस्त 2013 की रात एक नाबालिग लड़की के साथ हुए यौन उत्पीड़न से संबंधित है। आरोपी पर आईपीसी की धारा 376, पॉस्को अधिनियम की धारा 8 और किशोर न्याय अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे भूत प्रेत के साए से मुक्ति दिलाने के बहाने आश्रम बुलाया गया और वहां उसका यौन शोषण किया गया। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि पीड़िता नाबालिग नहीं थी, एफआईआर में देरी हुई और मेडिकल रिपोर्ट बलात्कार के आरोपों को झूठलाती है। अभियोजन ने पीड़िता की धारा 161 और 164 के सुसंगत बयानों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर और स्कूल प्रमाण पत्रों को आधार बनाया। न्यायालय ने पाया कि पीड़िता के बयान सुसंगत थे। उसने कुटिया के आंतरिक मानचित्र और गुप्त रास्तों की सटीक पहचान की, जो घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति की पुष्टि करते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2013 के संशोधन के बाद बलात्कार और पॉस्को के तहत मर्मभेदी यौन हमला की परिभाषा व्यापक है। पूर्ण प्रवेश या शारीरिक चोट की अनुस्थिति अपराध की गंभीरता को कम नहीं करती। मेडिकल रिपोर्ट आरोपों के अनुकूल पाई गई। स्कूल और बोर्ड प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रथम दृष्टया पीड़िता को नाबालिग माना गया। कोर्ट ने कहा कि इन दस्तावेजों की वैधता का परीक्षण ट्रायल के दौरान होगा, जमानत के स्तर पर नहीं। न्यायालय ने माना कि यौन अपराधों में, विशेषकर जहां आरोपी एक प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु हो, पीड़ित परिवार सदमे में और डर के कारण रिपोर्ट दर्ज करने में देरी कर सकता है। इसे अभियोजन की विफलता नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने इसे आरोपी के अनुयायियों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों का संज्ञान लिया। न्यायालय ने माना कि आरोपी की रिहाई से गवाहों को डराने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की प्रबल संभावना है। गंभीर आरोपों, सजा की कठोरता और गवाहों के प्रभावित होने के खतरे को देखते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये टिप्पणियां केवल जमानत के उद्देश्य से हैं और मुख्य मुकदमे के गुण दोष को प्रभावित नहीं करेंगे। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर सरिता त्यागी। क्या जानकारी है आपके पास? हेलो, गुड इवनिंग। हाँ जी। तो इस बारे में हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि कोर्ट ने बेल देने से क्यों मना कर दी।
कोर्ट ने ये कहा कि ये जो पूरा मामला है, ये मामला ग्रीवियंस ऑफेंस का है, जी जिसमें बेल नहीं दे सकते। और जब आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं लग जाती है, जैसे कि सेक्शन 161, जिसमें कंसिस्टेंट एविडेंस मिल जाती है, तो फिर आप बेल नहीं दे सकते। प्लस ये आरोप एक माइनर के साथ है, तो व्हेन यू हैव अ सेक्सुअल असॉल्ट विद अ माइनर, जी तब कोर्ट आपको बेल ग्रांट नहीं करेगी। जी तो और ये मामला भी इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि रिसेंटली आज को आसाराम ने ये स्टेटमेंट दिया कि कोर्ट जो उनका एविडेंस है, सीडीआर, उस जिसपे वो इतना आधारित होके बेल रिजेक्ट कर रही है, वो बोल रहे हैं कि ये सीडीआर जो है ये गलत है और वो सीडीआर फॉर्ज किया गया है और नकली है। तो इस जी मामले की हम यही बोल सकते हैं कि कोर्ट ने जो बेल रिजेक्ट किया वो सही किया। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को रीड डाउन करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट को इस प्रकार पढ़कर सीमित या परिवर्तित करने की मांग करना न्यायिक अधिकार क्षेत्र के दायरे में नहीं आता। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने कहा कि रीड डाउन का सिद्धांत आमतौर पर किसी कानून की व्याख्या करते समय अपनाया जाता है, न कि विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट पर। अदालत ने टिप्पणी की कि यह प्रार्थना पूरी तरह गलत समझ पर आधारित है। यह याचिका सुरेश चंद्र श्रीवास्तव द्वारा दायर की गई, जिसमें विमान हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट में कुछ कथित कमियों का हवाला देते हुए उसे रीड डाउन करने की मांग की थी। उन्होंने दोनों इंजनों में ईंधन आपूर्ति बंद होने के सटीक समय, कट ऑफ स्विच के रन से कट ऑफ में परिवर्तन का समय और इंजनों के बंद होने के वास्तविक समय की पूरी जानकारी देने की मांग की थी। गौरतलब है कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 बोइंग 787 8 विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस भीषण हादसे में विमान में सवार सभी 270 लोगों की मृत्यु हो गई। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो द्वारा जारी प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों इंजनों में ईंधन की आपूर्ति 1 सेकंड के अंतराल में बंद हो गई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत याचिकाकर्ता की चिंताओं को समझती है, लेकिन ऐसे तकनीकी और फिर विशेषज्ञता से जुड़े मामलों को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी विशेषज्ञ रिपोर्ट पर न्यायालय की टिप्पणी का व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इस क्षेत्र को विशेषज्ञों पर ही छोड़ना चाहिए। जस्टिस कारिया ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा तैयार रिपोर्ट को अदालत द्वारा रीड डाउन नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्यायपालिका इस विषय की विशेषज्ञ नहीं है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि जांच अभी जारी है। यदि याचिकाकर्ता को कोई विशेष जानकारी चाहिए तो वह संबंधित प्राधिकरण से विधि मरम्मत सम्मत प्रक्रिया के तहत संपर्क कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मांगी जानकारी के लिए सूचना का अधिकार कानून के तहत आवेदन किया जा सकता है। यदि वह जानकारी सार्वजनिक करने योग्य होती तो संबंधित प्राधिकरण उसे उपलब्ध कराता। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की मांग के लिए रिट याचिका का सहारा नहीं लिया जा सकता। इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.